कभी कभी हमारा खराब स्वभाव ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। एक तरफ माँ का कड़वा व्यवहार है, दूसरी तरफ करियर में अस्थिरता है और तीसरी तरफ शादी की चाहत उसके होने के बाद भी खुद ही रिश्तों को खत्म कर देने की ये आदत है। आखिर नेहा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा नेहा ने अपने परिवार के अतीत का भी एक थोड़ा सा काला पन्ना मेरे सामने रखा। नेहा को उस पोर्टल के अंदर एक तरह की रोशनी दिखाई दी। जब नेहा ने उसको और गौर से देखा तो वो महिला पेड़ के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी। तो उसने कहा कि हमें भेजा गया है। नेहा की आत्मा उसी जगह उसी पेड़ के साये में कैद होकर रह गई थी। नेहा की चेतना उसको एक स्मशान घाट में लेकर गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसके वस्त्र थे, बिखरे हुए बाल थे, किसी अघोरी की तरह वो लग रहा था। असल में वो सरिता की भटकती हुई आत्मा थी जिसे उस तांत्रिक ने अपनी विद्या के वश में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उस तांत्रिक ने उसे डराते हुए ये कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। नमस्ते, आपका स्वागत है सितारा स्पीक्स पे। मैं हूं दीप्ति शर्मा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन शेयर करने जा रही हूं जो आपके सामने एक ऐसा आईना रख देगा कि कभी कभी हमारा खराब स्वभाव ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। आज का ये वीडियो आपको ये सीख देगा कि जब हमें ये भावना आ जाती है कि मैं ही सही हूं, जो मैं कर रही हूं या बोल रही हूं वो ही सही है, बाकी सब गलत, तो ऐसी गलतफहमी के कारण हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा नेचर ही हमारे लिए सजा बन जाता है। आज की इस कहानी में स्पिरिट गाइड ने ना सिर्फ मेरी क्लाइंट को डांट लगाई, बल्कि वो बारीकियां भी हमें दिखाई जो हमसे छूट गई थी। जब कोई अपनी समस्या लेकर आपके पास में आता है तो अक्सर आपको उससे हमदर्दी हो जाती है, लेकिन जब आप उसको गहराई से जानने लगते हैं तब पता चलता है कि उस व्यक्ति की भी कुछ कम गलती नहीं थी। बतौर पीएलआर थेरेपिस्ट मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें असल जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। काउंसलिंग के वक्त तो शायद सब कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान ऐसी चीजें उजागर हो जाती है जो इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। मैं ये किसी गलत भावना से नहीं कह रही हूँ, बल्कि मेरा मकसद ये है कि अगर ऐसा कुछ सामने आए हमारी जीवन में तो हमें उसका ईमानदारी से सेल्फ एनालिसिस मतलब कि आत्म विश्लेषण करना चाहिए और उस मार्गदर्शन से अपना स्वभाव और अपने जीवन बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस सेशन को सबसे अलग बनाता है। हम क्लाइंट के सवाल लेकर सबसे पहले पास्ट लाइफ स्टोरी में गए, मतलब उसकी पिछली जिंदगी देखने। पर इसमें क्या हुआ कि पहले स्टोरी 1 में गए, फिर स्टोरी 2 में। लेकिन जब हमने स्टोरी 2 के बारे में सवाल पूछे तो स्पिरिट गाइड ने हमको फिर से स्टोरी 1 में भेज दिया और वहां पे कोई सवाल किए तो हमारे सामने खुलकर आई बिल्कुल नई स्टोरी, स्टोरी नंबर 3। जो लोग पीएलआर को महज मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं उनके लिए एक बात खास जान लेनी चाहिए कि पीएलआर की जो यादें या कहानियां कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। इसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कभी थोड़ा आगे, कभी अचानक पीछे, तो कभी न जाने कहीं और इसी तरह परत दर परत चीजें खुलती जाती है। ये कोई कहानी नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जी नहीं, ये जब आप खुद पीएलआर करवाते हैं तब आपको एहसास होगा कि आपकी चेतना आपको कहां कहां ले जाती है। ये सफर जितना गहरा है उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। और अगर आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए उत्साहित हैं तो यहाँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा। और अगर आप फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं नेहा की। नेहा की उम्र 34 वर्ष है। जब नेहा मेरे पास आई तो उसकी जिंदगी बड़े उलझे हुए दागों की तरह थी। उसकी सबसे पहली तकलीफ थी अपनी माँ के साथ उसका रिश्ता। नेहा ने बताया कि उसकी माँ के साथ उसकी कभी नहीं बनती। कल्पना कीजिए उस इंसान की मनोदशा जो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहने पर मजबूर हो जाता है। नेहा ने बड़े इमोशन के साथ में मुझे बताया कि उसकी माँ का रवैया इतना सख्त है कि वो अक्सर ये कहती है, माँ कि इस घर में रहना है तो किराया देना होगा क्योंकि ये घर मेरे पति का है। जाहिर है नेहा का उस टॉक्सिक माहौल में एक पल भी रुकना नहीं चाहती है वो, लेकिन बस अब वो इस घर से किसी तरीके से आजाद होना चाहती है, चाहे वो काम के वजह से हो या शादी की वजह से। दूसरी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो करियर को लेकर थी। उसने कहा कि मैं जहां भी जॉब करती हूँ 2-3 साल में उससे मन उब जाता है और मैं काम छोड़ देती हूँ।
वो किसी एक जगह टिक नहीं पाती और फिलहाल सरकारी जॉब्स के लिए वो तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ भी सफलता उससे कोसों दूर है। उसको ये लगता है एक अच्छी नौकरी ही इस घुटन भरे माहौल से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। और जब नौकरी से बात नहीं बनी तो उन्होंने शादी को अपना दूसरा विकल्प बनाया। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक अजीब सा पैटर्न था कि वो अपना घर तो बसाना चाहती है, लड़के भी बहुत देखे, बहुत डेट किया, लेकिन उनको कोई शुरुआत में तो पसंद आता है लेकिन फिर वो पसंद नहीं आता। नेहा ने ये बताया कि जब भी कोई सामान्य रिश्ता आता है, वो मिलने जाती है तो कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है। कभी उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, कभी सामने से ना आ जाती है तो कभी नेहा की तरफ से ना आ जाती है। और पिछले कुछ समय में 3-4 लड़कों को भी उसने डेट किया है, लेकिन हर बार वो खुद ही पीछे हट जाती है, उसको लड़कों में कमियां नजर आने लगती है। और जैसे ही रिश्ता गहरा होने लगता है, वो खुद को अलग कर लेती है और रिश्ता खत्म कर देती है। अभी पिछले 1 साल से वो एक लड़के को डेट कर रही है, लेकिन उसके लिए भी उनके मन में द्वंद है कि वो आज भी उसी चौराहे पे खड़ी है कि उसको ये लगता है कि भाई इसके साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं। एक तरफ माँ का कड़वा व्यवहार है, दूसरी तरफ करियर में अस्थिरता है और तीसरी तरफ शादी की चाहत उसके होने के बाद भी खुद ही रिश्तों को खत्म कर देने की ये आदत है। आखिर नेहा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो आजादी तो चाहती है लेकिन हर रास्ता खुद ही बंद कर देती है? इसके अलावा नेहा ने अपने परिवार के अतीत का भी एक थोड़ा सा काला पन्ना मेरे सामने रखा। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसके पिता ने अपनी मेहनत से एक घर बनवाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके चाचा ने उस घर पे वो अपना हक जमाने लगे। तो आए दिन झगड़े होते थे, कलेश होते थे। तो नेहा के पापा ने तंग आकर वो घर चाचा को दे दिया, ये सोच के कि शायद अब शांति मिलेगी। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। नेहा का कहना है कि चाचा ने उसके पिता पर कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसकी वजह से उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। नेहा जो है वो अपने चाचा को चाचा तक नहीं बोलती, वो आदमी करके बोल रही थी। अब वो चाचा की हरकतें वहीं नहीं थी। जब नेहा छोटी थी तो उसके चाचा ने उसके बाल काट लिए थे और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था। तो अब थोड़े टाइम पहले नेहा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के पास में गई, बताया, लेकिन कुछ सामने आया नहीं, ना ही कोई फायदा हुआ दवाई लेने से। तो घर वाले किसी बाबा के पास लेके गए उसको और वहां से उसको पता चला कि उसके ऊपर गहरी तांत्रिक क्रिया करवाई गई है। और वो बाबा ने साफ शब्दों में कहा कि तेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक ये तुझ पे से हटेगा नहीं। जब नेहा ने पूछा कि कैसा साया, तो ये जवाब मिला कि वही नकारात्मक ऊर्जा जो उसके चाचा ने उसके ऊपर छोड़ रखी है। शारीरिक रूप से भी नेहा जो है वो काफी समय से अपनी पीठ और हाथों में एक बहुत दर्द फील करती है और यही तमाम उलझने और तकलीफें थी जिसको लेकर नेहा मेरे पास आई, ताकि हम उसके पिछले जन्मों में उसकी जो ये समस्या है उसका मूल कारण और समाधान खोज सके। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पीएलआर सेशन में आपको ये पता चलेगा कि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही, बहुत छोटी सी लापरवाही में किए गए काम की कीमत भी हमें जन्मों जन्मों तक कैसे भारी तरीके से चुकानी पड़ती है। जैसे ही मैंने उसको ट्रांस में भेजा, मेरा सबसे पहला मकसद यही था कि ये पड़ताल की जाए कि क्या वाकई उसके ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक का असर है या नहीं। तो मेरी एक खास पद्धति है ये जानने की कि क्या वाकई में कोई नकारात्मक ऊर्जा क्लाइंट से जुड़ी है या नहीं। तो मैंने नेहा की ऊर्जा को स्कैन करना शुरू किया और जैसे ही स्कैनिंग शुरू हुई, नेहा को उस पोर्टल के अंदर एक तरह की रोशनी दिखाई दी। एक थी काली रोशनी और एक थी गोल्डन। जब मैंने उस ऊर्जा को अपने वास्तविक रूप में आने का आदेश दिया, तो नेहा के सामने एक पुरुष की आकृति उभरी। उस पुरुष के ठीक पीछे जो घने काले साये में एक महिला थी, वो भी छुपी हुई थी। जब नेहा ने उसको और गौर से देखा, तो वो महिला पेड़ के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी। ये थोड़ा सा सीक्रेट है कि वो पेड़ के पास कौन थी, क्यों खड़ी थी, आगे पता चलेगा। और वहीं जो गोल्डन रोशनी वाला व्यक्ति था वो बिल्कुल अलग था। वो गंजा था, उसने धोती पहन रखी थी और उसका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ था। तो मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब वो नहीं दे रही थी, बस हंस रही थी। जब उस औरत ने बात नहीं की तो मैंने वो जो धोती वाला व्यक्ति था उस पे सवाल किया। मैंने बोला कि भाई नेहा के साथ कब से हो? तो उसने जवाब दिया कि बचपन से। मैंने बोला खुद आए हो या किसी ने भेजा है? तो उसने कहा कि हमें भेजा गया है। याद कीजिए नेहा के चाचा वाली बात। उसने आगे ये बताया कि नेहा की जिंदगी में वो परेशानियां खड़ी करता है, उसके सर में तेज दर्द पैदा करता है। यहाँ तक कि नेहा को मैंने जब पूछा कि भाई क्या परेशानी खड़ी करते हो, तो नेहा का 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वो सीन दिखने लग गया।
तो बातचीत के दौरान एक और साया उभरा, सफेद साये में लिपटी एक और औरत। हैरानी की बात यह थी कि ये तमाम सारे जो सवाल मैं पूछ रही थी, उसका ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। बस वो जो औरत थी, वो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। तो ना वो कुछ बोल रहे थे, ना उनको मुक्त होने के लिए भी मैं कह रही थी, वो भी नहीं कर रहे थे। तो तब मैंने उनसे कहा कि फिलहाल तुम एक तरफ साइड में हो जाओ, क्योंकि हमको नेहा की पास्ट लाइफ में जाना है। तो वो लोग मान गए और साइड में हट गए। तो अब मैंने नेहा के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया। नेहा को अपने सामने साक्षात श्री गणेश के दर्शन हुए। हमने उनके चरणों में नेहा की समस्याओं को रखा और प्रार्थना की कि वो हमें उस जन्म में लेके जाए जहां ये सबका समाधान मिल जाए हमको कि क्या कारण है। जैसे ही हम चेतना की गहराइयों में उतरे, नेहा ने खुद को 10-12 साल की बच्ची के रूप में देखा। उसने हरे रंग का घाघरा और ब्लाउज पहन रखा था, पैरों में चप्पल सी थी, दूसरे बच्चों के साथ में खेल रही थी। वो सब साथ मिलकर एक नदी के किनारे, नदी में वो ऐसे पत्थर फेंकते ना, ऐसा कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जब मैंने नेहा को उस जन्म में अपने घर जाने के लिए कहा, तो उसने घास फूस से बनी एक झोपड़ी देखी, जो गांव के बाकी घरों के मुकाबले थोड़ी बड़ी और बेहतर थी। घर के बाहर उसके पिता बैठे हुए थे और अंदर उनकी माँ जो थी वो काम कर रही थी। मैंने उसको बोला कि अब तुम्हारी माँ तुमको क्या कहकर पुकारती है? तो माँ ने पुकारा सरिता। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। नेहा ने पहचान लिया कि उस जन्म की माँ असल में उसके इसी जन्म की माँ है, जिसके साथ आज नेहा का जो रिश्ता है वो कड़वा है, टॉक्सिक है। लेकिन वो सरिता वाले जन्म में उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था और रिश्ता बहुत अच्छा था। यहां से मैं नेहा को सरिता के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर ले गई। लेकिन वो जो घटना थी वो कुछ अलग ही थी। जैसे ही हम उस महत्वपूर्ण घटना के ऊपर पहुंचे, नेहा ने ये देखा कि वो जो बच्ची है अब करीबन 20-22 साल की हो गई है, शादी के लायक है। लेकिन नेहा ने ये देखा कि वो लड़की एक पेड़ पर फांसी लगा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां पे पूरा गांव खड़ा था, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि ये इसी लायक है, इसके साथ जो हो रहा है वो ये बिल्कुल सही हो रहा है। पूरे गांव में एक थोड़ा सा गुस्सा था और नफरत जैसी थी। जब मैंने उसकी जगह के बारे में पूछा, तो नेहा ने बताया कि पहनावे से मुझे लग रहा है कि राजस्थान का ही कोई गांव है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी फिर से उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये महज इमेजिनेशन होती है, पास्ट लाइफ। आप खुद देखिए कि ये अगर मनगढ़ंत कहानी होती तो एक ही बार में पूरी फिल्म की तरह चली जाती। लेकिन पीएलआर में बार बार हमको एक ही दृश्य में बार बार जाना पड़ता है, जो आप जानोगे, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। और उनको खुरेद खुरेद कर जानकारी निकालनी पड़ती है ताकि सच जो है वो सामने आए। तो हमें ये ढूंढना था कि आखिर सरिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्यों उसको कोई रोक नहीं रहा था। जब मैंने नेहा को उस समय में वापस भेजा जहां उसने सुसाइड करने का फैसला लिया था, तो चीजें कुछ इस तरह खुली। पहला दृश्य, नेहा ने देखा कि वो अपने घर में है। उसकी माँ ने उसको खाना दिया, लेकिन उसने गुस्से में खाना फेंक दिया और चिल्लाते हुए पेड़ की तरफ भाग गई। वो ये कह रही थी कि मैं खुद को खत्म कर दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुम लोगों की वजह से मर रही हूं। अभी भी ये नहीं पता चला था कि खाना क्यों फेंका। तो मैंने उससे कहा कि तुम खाना फेंकने वाले सीन से थोड़ा और पहले जाओ, देखो क्या हुआ था। तो तब नेहा फिर से वहां पे गई और उसने ये देखा कि वो अपने पिता से बहस कर रही है। सरिता और उसके पिता के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी। वो अपने पिता को बुरी तरीके से डांट रही थी और उनके ऊपर चिल्ला रही थी। वजह क्या थी? वजह थी शादी। पिता ने एक रिश्ता तय किया था और वो कह रहे थे कि ये लड़का तेरे लिए सही है और तुझे इससे ही शादी करनी होगी। लेकिन सरिता की जिद थी कि मैं जब इसको ठीक से जानती नहीं हूं तो कैसे शादी करूं, पहले जानूंगी पहचानूंगी फिर शादी करूंगी। तो पिता अपनी बात के ऊपर अड़े थे कि तुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी झगड़े को शांत करने के लिए मां ने उसको खाना दिया था। पर सरिता के अंदर जो गुस्सा और अहंकार था, उसने उसको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पे उसने अपनी मां का दिया हुआ खाना फेंक दिया और अपनी जान लेने के लिए दौड़ पड़ी। जब मैंने नेहा को उस लड़के के बारे में पूछा कि क्या तुम जानती हो उस लड़के को जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, कभी मिली थी, तब नेहा ने यह देखा कि उस लड़के का नाम जो है वो उसने पंकज बताया। उसने एक लाइन वाली शर्ट और पैंट पहन रखी थी। वो लड़का और सरिता के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। वो उसकी शिकायत कर रहा था कि भाई तुम इतना बार मत घुमा करो। बस यही बात सरिता के अहंकार को चुभ गई और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी और रोने लगी और उसको बोल दिया कि अगर तुम्हें घर में दबी कुचली रहने वाली अगर लड़की चाहिए
तो किसी और से शादी करो, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, और अब तो मैं तुमसे शादी करूंगी भी नहीं, है ना, ऐसा उसने बोला। और यही वो गुस्सा था जिसे लेकर वो घर पे आई थी, पिता से झगड़ा किया था, माँ का दिया खाना फेंका था, और अंत में फांसी लगाने के लिए भाग खड़ी हुई। तो आप देखिए कि एक पीएलआर सेशन में इंफॉर्मेशन कैसे कैसे निकालनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि आंख बंद की और पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह सामने आ गई, लेकिन हकीकत में ये बहुत मेहनत और दिमाग खपाने वाला काम होता है। ये जो आपको कहानियां लगती है, ये इतनी आसानी से साफ और क्लियर नहीं होती जितनी आसानी से मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसके पीछे बहुत गहरी मानसिक प्रक्रिया और जांच पड़ताल छिपी हुई होती है। जब मैंने नेहा से पूछा कि क्या शादी से इनकार करना इतना बड़ा मुद्दा था कि अपनी जान ही दे दो तुम, तो नेहा ने कहा कि नहीं, वजह इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में इतना तेज गुस्सा था कि बस मुझे खुद को खत्म कर लेना था। नेहा ने यह फील किया कि उस जन्म में वो बेहद क्रोधी स्वभाव की लड़की थी, और पूरे गांव में उसकी वो बदतमीजियां भी मशहूर थी। आत्महत्या के बाद का दृश्य और भी भयानक था। नेहा ने यह देखा कि गांव वाले अब उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे जहां पे उसने सुसाइड किया था। दूर दूर से रास्ता काट कर निकलते थे, क्योंकि वहां पे जो सरिता थी उसकी आत्मा भटकती रहती थी। सरिता थी जो वो उस पेड़ से बंध गई थी। मैंने जब नेहा से कहा कि तुम अभी कहाँ हो, क्या देख पा रही हो, तो उसने कहा कि मैं उसी पेड़ के आसपास रहती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं, उस पेड़ को छोड़कर मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। सोचिए, एक पल का वो प्रचंड गुस्सा और अपनी बात मनवाने की जिद इंसान को मरने के बाद भी आजाद नहीं होने देती। नेहा की आत्मा उसी जगह, उसी पेड़ के साये में कैद होकर रह गई थी जहां उसने अपनी जिंदगी खत्म की थी। वो चाहकर भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ बरसों के बाद नेहा ने ये देखा कि अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। वो अपने माता पिता को बाय कर रही है, और उसकी आत्मा जो थी वो रो रही थी। नेहा ने मुझे कहा कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, मैं उनकी एक लौती संतान थी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, और ऊपर पहुंचने पर किसी दिव्य शक्ति की उसको डांट भी सुननी पड़ी थी कि उसने अपनी अनमोल जिंदगी को इतनी छोटी सी बात पर बर्बाद कर दिया था। उसने कहा कि मुझे डांट पड़ रही है ऊपर। अब पैटर्न को और गहराई से समझने के लिए मैंने नेहा को एक और पिछले जन्म की तरफ ले जाने का निर्णय किया। क्या ये गुस्सा और मैं ही सही हूं वाला जो स्वभाव है वो पहले भी था? जैसे ही हम पीछे गए, नेहा के सामने एक युद्ध का मैदान आ गया। उसने देखा कि चारों तरफ धूल, घोड़े, तलवारों की खनखनाहट उसको सुनाई दे रही थी। नेहा ने खुद को एक शक्तिशाली स्त्री योद्धा के रूप में देखा, जिसने राजाओं जैसी पगड़ी और ऐसा बख्तर पहना हुआ था, और वो घोड़े पर सवार थी और बेरहमी से दुश्मनों को मार रही थी। उसके मन में कोई दया नहीं थी, बल्कि अपनी जीत की खुशी और अहंकार था। फिर मैंने उसको देखा, देखती जाओ, ऑब्जर्व करो क्या होता है। तो उसने देखा कि युद्ध समाप्त हो गया है, और वो अपनी सेना के साथ में किसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक कैंप में पहुंची है। उनका जो राज्य था वो अभी भी दूर था, इसलिए रात को आराम करने के लिए तंबू लगाए गए थे। अब वहां पे जीत का जश्न शुरू हुआ। एक बड़े तंबू में सेनापति और सिपाही जो थे वो शराब पी रहे थे। नेहा जो उस वक्त ईरानी थी, वो भी उस तंबू में चली गई और उसने भी जम के शराब पी। हर कोई नशे में धुत था, जीत के नशे में, शराब के नशे में। और तभी अचानक अंधेरे से कोई साया उभरा, और इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता, उसने रानी का गला रेत दिया। मैंने कहा कि किसी ने देखा नहीं उसको आते जाते? तो उसने कहा कि सब लोग इतने नशे में थे और उसकी वजह से ना कोई कुछ कर पाया, सारे मतलब वो रह गए कि भाई क्या हुआ। ये जो रानी जो अपने को अजय समझ रही थी, अपनी ही जंग के बीच में मारी गई। लेकिन वो व्यक्ति था कौन जिसने सबके सामने उसका गला काटा था? ये जानने के लिए मैं उसको और भी पीछे ले गई। तो उसने देखा कि एक भव्य दरबार लगा हुआ है, और वहां वो राजा के साथ बैठी हुई है, और उसके उन लोगों के सामने नृत्य चल रहा था। राजा उस मनोरंजन और नाच गाने में पूरी तरीके से मग्न था। लेकिन नेहा ने कहा कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपनी दासी के पास राजा की चुगली कर रही थी। वो ये बोल रही थी कि इनको तो युद्ध की कोई चिंता ही नहीं है, इन्हें सीमा पर लड़ने जाना चाहिए, और यहाँ ये बैठ के ये मनोरंजन कर रहे हैं। नेहा ने ये बताया कि उस वक्त वहां वो कुछ अपना ज्यादा ही दिमाग लगा रही थी और बहुत सारी चीजें प्लान कर रही थी, जबकि राजा बस अपनी मस्ती में डूबा हुआ था। तो मैंने पूछा कि फिर आप क्या करती हो? तो उसने कहा कि मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी है, मैंने चुपके से हमारी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है, और अब मैं खुद भी युद्ध वाले कपड़े पहनकर निकल गई हूं।
जब मैंने ये पूछा कि क्या राजा को ये पता है, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तक उसको कुछ नहीं पता। लेकिन मैं बहुत शातिर हूँ, बहुत चालाक हूँ। मैं अपने मन में ही बहुत सारी चीजें इमेजिन कर लेती हूँ। ये उसके शब्द थे कि मुझे क्या करना है, राज्य कैसे चलाना चाहिए और किन लोगों के साथ में लड़ना चाहिए। उसने बताया कि वो कूटनीति का भरपूर प्रयोग करती है। और हैरानी की बात यह थी कि जब युद्ध वो जीतती थी, तब भी उसको मरे गए लोगों का कोई दुख नहीं होता था, बल्कि वो अपनी जीत पर बहुत खुश होती थी। उसके अंदर बस एक ही प्रबल महत्वाकांक्षा होती थी। वो उसका ये मानना था कि बस, नेहा के शब्दों में, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ही जीतती जाऊं, मैं ही सबसे बड़ी रहूं, बाकी लोग जाए भाड़ में। सब राज्यों का पैसा मेरे पास होना चाहिए, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज भी नेहा का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। वो आज भी अपनी ही चलाना चाहती है और उन्हें पार्टनर के रूप में भी ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे वाला हो। बहरहाल, जब मैंने नेहा से उससे जन्म का नाम पूछा तो उसने बोला वीर सिंह। तो मैंने हैरानी से पूछा कि ये लड़के वाला नाम क्या तुमने खुद रखा है अपना? तो उसने बताया कि नहीं, घर वालों ने ही, उसके माता पिता ने उसका नाम वीर रखा था। तो इस बात पर मैं उसको अपने बचपन में लेके गई। उसने अपने माता पिता को देखा जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। पिता को इस बेटी के साथ में बहुत लगाव था और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी वीरों जैसी बने, और उन्होंने ही उसको तलवारबाजी, कूटनीति, राज्य का संचालन, घुड़सवारी और युद्ध के हर दांव पेच सिखाए थे। वो अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस करते थे। जब मैंने उसको राज्य का नाम पूछा तो उसने कुछ नाम दिया जो 2-3 बार पूछने पे कुछ ऐसा साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर हम आगे बढ़े तो उसको सिरोगढ़ ऐसा कुछ तो उसको लगा। अब राजस्थान में सिरोही जैसी तो कोई जगह है मुझे पता है, पर ये सिरोगढ़ जो है वो है या नहीं? अगर कोई व्यूअर्स है राजस्थान से तो जरूर बताना कमेंट में। तो मैंने नेहा से कहा कि तुम इतनी एम्बिशियस हो तो फिर ऐसे राजा से शादी क्यों की? तुमको तो, तुम पे कोई दबाव था क्या इससे शादी करने के लिए? तो नेहा ने बताया कि नहीं, उस राजा को उसने खुद पसंद किया था। एक युद्ध के दौरान राजा का शौर्य और पराक्रम देखकर वो उसके प्रेम में पड़ गई थी। लेकिन शादी के बाद राजा जो था वो धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसको बस नाच देखना, शराब पीना और यही सब पसंद था, और उसने कहा कि राज्य की उन्नति के लिए उसने कोई काम नहीं किया। तो राजा का जब मैंने उसको नाम पूछा तो उसने राणा किशन जैसे कुछ बताया। जब मैंने राजा को पहचानने के लिए कहा तो नेहा को अपने अभी जो करंट बॉयफ्रेंड है उसका उसने नाम लिया, जो अभी भी शादी के लिए कंफ्यूज है उसके साथ में। अब वो ये जानना बाकी था कि आखिर उसको मारा किसने। तो मैं फिर से उसको उस दृश्य में लेकर गई जहां उसका गला काटा जा रहा था। घबराइए मत, ये देखने में और सुनने में ऐसा डरावना लगता है, लेकिन वहां पे हम लोग थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं वो सीन को। तब उसने देखा कि उसके ही महल का एक मंत्री था जिसने राजा के कहने पर उसे मार डाला था। राजा को पता चल गया था कि वो उसकी पीठ के पीछे सेना लेकर खुद युद्ध करने चली गई है, और इस बात पे उस राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने खास मंत्री को ये सारा काम करने के लिए भेज दिया। मैंने पूछा कि मरने के बाद में अब तुम्हारी आत्मा क्या महसूस कर रही है? तो उसने कहा कि मैं अपने शरीर को देखकर बहुत रो रही हूँ। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे राजा की पीठ के पीछे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बहुत रो रही थी और वो ये कह रही थी कि अब सिर्फ बोले मैं तो 30 साल की ही थी, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि अपनी मौत का कारण मैं खुद थी। अब मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आजाद नहीं हुई। वो अब उसी महल में भटकती रहती थी और अपने पति को देखा करती थी। नेहा ने ये देखा कि उसके जाने के बाद राजा को भी बहुत अफसोस था और वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। इन पिछले जन्मों के दृश्यों को और गहराई से समझने के लिए मैं नेहा को अपने स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई। मेरे मन में वही सवाल था जो शायद आप सभी के मन में होगा। मैंने गाइड से ये पूछा कि आखिर ये जीवन हमको दिखाए क्यों जा रहे हैं? नेहा के आज के जीवन से इसका क्या कनेक्शन है? तब स्पिरिट गाइड ने कहा कि तुम आज भी हमेशा अपनी चलाती हो और दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनती। गाइड ने नेहा को यह समझाया कि तुम्हें सबसे बात करनी चाहिए और सबसे सलाह लेनी चाहिए अपने जीवन के बारे में, कि तुम्हें जीवन में आगे क्या करना है। तुम्हें अपने फैसले सिर्फ अपनी मन मर्जी से नहीं लेने चाहिए, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक है। यही है वो चीज जो तुमको पिछले जन्मों से सीखनी है। गाइड ने एक और बात की कि तुम चीजों को समझना कम चाहती हो और उनको जल्दी खत्म करके बस लाइफ एंजॉय करना चाहती हो। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर चीज का अपना एक समय और एक प्रक्रिया होती है जिसे आप अपनी मर्जी से फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
इसके बाद मैंने स्पिरिट गाइड से ये पूछा कि नेहा की माँ तो उसके दोनों जन्मों में, चाहे वो सरिता का जन्म हो या वीर सिंह का, बहुत अच्छी थी और प्यार करने वाली थी। तो फिर इस जन्म में वो ऐसे टॉक्सिक क्यों है? तो स्पिरिट गाइड ने नेहा को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि दिक्कत तुम्हारी माँ में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में है। उन्होंने ये समझाया कि तुम अपनी माँ से बात ही नहीं करती, तुम अपनी ही चीजें और अपनी ही बातें उनके साथ में शेयर नहीं करती, अपनी मन मर्जी से चलती हो। तुमने कभी अपनी माँ से अपने जीवन के बारे में कोई सलाह नहीं ली। तुम बस अपना दिमाग चलाती हो, अपनी मनमानी करती हो, और जब फिर तुम खुद ही मुसीबत में फंसती हो तब तुम परेशान होती हो। गाइड ने साफ कहा कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। माँ तो तुमसे आज भी प्यार करती है, लेकिन तुम जो ये अपनी मनमानी करती हो उसकी वजह से वो चिड़चिड़ी रहती है। तुम्हें अपना कर्म करना है और उसकी शुरुआत तुम्हें अपनी माँ से प्यार करके शुरू करनी होगी। अब हमने उस गहरे सवाल का जवाब भी ढूंढना शुरू किया कि आखिर नेहा पर बचपन में तंत्र क्रिया क्यों करवाई गई थी। जैसे ही मैंने स्पिरिट गाइड से यह सवाल पूछा, नेहा की चेतना उसको एक स्मशान घाट में लेकर गई। वहां एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसके वस्त्र थे, बिखरे हुए बाल थे, किसी अघोरी की तरह वो लग रहा था। और नेहा ने यह कहा कि ये उस पेड़ के पास पहुंच गया है। और तभी नेहा को वही लड़की सरिता दिखाई दी जिसने वहां पर फांसी लगाई थी। वो लड़की वहां पे घुटनों के बल बैठी हुई थी। असल में वो सरिता की भटकती हुई आत्मा थी जिसे उस तांत्रिक ने अपनी विद्या के वश में कंट्रोल कर लिया था। वो जो आत्मा थी वो बहुत रो रही थी, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे डराते हुए ये कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। नेहा ने यह महसूस किया कि जैसे तांत्रिक उससे जबरन काम करवाता था। जब लोग उस तांत्रिक के पास मदद मांगने के लिए आते थे, तो वो सरिता की आत्मा को कुछ खजाना ढूंढने या पैसों से जुड़े हुए कोई तांत्रिक काम करवाने के लिए भेजता था। नेहा को यह फीलिंग आ रही थी जैसे उसको किसी मजबूत रस्सी में बांध रखा हो। वो काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस बंधन के कारण उसको ये सारा काम करना पड़ता था। मैंने कहा कि फिर तुम उसके चंगुल से छूटी कैसे? तो नेहा ने कहा कि एक बार तांत्रिक से सावधानी में चूक हो गई थी। उसने उस आत्मा को किसी डंडे जैसी चीज से बांध के रखा हुआ था, जिसको वो छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन वो उस दिन चला गया। तो सरिता की जो आत्मा थी उसको पता था कि अगर वो उसको छू लेगी डंडे को तो वो आजाद हो जाएगी। और उसी एक गलती का फायदा उठाकर सरिता की जो आत्मा थी वो वहां से बाहर भाग निकली। वो भागकर फिर से पेड़ के पीछे छुप गई। और तांत्रिक उसे खोने के बाद बहुत गुस्से में था, और नेहा ने यह बोला कि आज भी वो इतना डरती है उस चीज से। उसको लगता है कि फिर से उसको बांध लिया जाएगा। जब मैंने उस तांत्रिक को पहचानने के लिए कहा, तो नेहा उसे पहचान नहीं पाई। तब मैं फिर से स्पिरिट गाइड के पास उसको लेकर गई, और स्पिरिट गाइड ने कहा कि ये वही तांत्रिक है जो आज तुम्हारे जीवन का चाचा है, जिसने बचपन में उस पे तंत्र क्रिया करवाई थी। अब सवाल ये था कि चाचा को नेहा से इतनी घृणा क्यों है? ये प्रश्न हमने स्पिरिट गाइड से पूछा, तो वो हमें नेहा के और भी एक पिछले जन्म में ले गए। नेहा ने ये देखा कि वहां पर उसने एक गडरिये को देखा कि कोई गडरिया खड़ा है जिसने धोती कुर्ता और पगड़ी पहनी हुई है, और हाथ में डंडा लिए वो अपनी भेड़ें चरा रहा है। और नेहा ने खुद को भी एक पुरुष के रूप में देखा जो अपनी ही मस्ती में वहां से गुजर रहा था। कोई छोटी बच्ची भी थी उसके साथ में। तो वो जो पुरुष था, जो नेहा थी, उसने क्या किया कि खेल खेल में एक पत्थर उठाया और उस गडरिये की एक भेड़ को मारा उसने पत्थर। तो गडरिये जो था उसने चिल्लाकर कहा कि तुम मेरी भेड़ों को क्यों मार रहे हो? तो नेहा ने बड़ी अकड़ से जवाब दिया कि क्या हो गया अगर एक पत्थर मार दिया तो? इतने छोटे से पत्थर से थोड़ी इसको कुछ होगा। तो जो गडरिया था वो गुस्से में लाल हो गया और उसने बोला कि तुझे पता नहीं कि पत्थर मारने से क्या होता है? अब मैं तेरे को पत्थर मारता हूं, तो तब तू बताना कि तेरे को कैसा लगता है। जैसे ही उस गडरिया ने पत्थर उठाकर नेहा को मारने के लिए आया, वो जो उस जन्म का जो पुरुष था, ये पुरुष ने वो पत्थर उठा लिया और उसने गडरिये को इतनी बेरहमी से मारा कि उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। लोग आए, लेकिन नेहा वहां से भाग खड़ी हुई। उसके मन में उस वक्त कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उस गडरिये की आत्मा में बदला लेने की आग सुलग रही थी। मरते वक्त यही सोच रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नेहा को अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसका तांत्रिक चाचा
उसकी शक्ल बार-बार दिखाई दे रही थी, जो ये कह रहा था कि मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। तांत्रिक भी यही बोल रहा था। अब आप ये बताओ कि वो जो गडरिया था वो कौन था? आप जान ही गए होंगे कि वो कौन था और कहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो मैंने बुलवाया उस गडरिये की और तांत्रिक की ऊर्जा को और मैंने माफ़ी-वाफ़ी मँगवाई और वो कुछ बिना कहे नेहा ने बोला कि बिना कहे मुड़ के जा रहा है। तो मैंने नेहा को बोला कि चिल्ला के पूछ उसको कि भई माफ़ किया कि नहीं? तो नेहा ने देखा कि वो ऐसे हाथ उठा के जा रहा है कि ठीक है भई ऐसा। तो उसके बाद में वो वहाँ से चला गया और उसके बाद में हम फिर से स्पिरिट गाइड के साथ बातचीत हमने शुरू की। मैंने नेहा के करियर के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि भई जीवन में अभी भी मुश्किलें आएँगी और उन मुश्किलों का नेहा को डटकर सामना करना होगा। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि पिछले जन्म में जो राजा था, जिसने रानी को मरवा दिया था, तो क्या नेहा को इस जन्म में उससे शादी करनी चाहिए? तो इस सवाल पे स्पिरिट गाइड ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो वो चाहते हो कि ये फैसला नेहा खुद करे अपने विवेक से। जब मैंने ये बोला कि भाई इसकी शादी कब होगी, एक टेंटेटिव कुछ आइडिया दो, तो उन्होंने कहा कि 2027-28 के आसपास होगी। मैंने आगे पूछा कि नेहा को अपने करियर में ध्यान देना चाहिए या शादी पर? तो उन्होंने जवाब दिया शादी पर। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने नेहा को यह सलाह दी कि अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड को हाँ कहने से पहले थोड़ा और इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। नेहा की परेशानियों का जो समाधान है, इसके लिए स्पिरिट गाइड थे, उन्होंने 6 महीनों तक उसको इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने नेहा को समझाते हुए एक बहुत बड़ी बात की कि तुम्हें बस अभी कुछ चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता है। अपने भीतर थोड़ा पेशेंस पैदा करो कि हर चीज अपने ही समय पर होती है और तुम्हें उस पेशेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सारी सलाह लेके श्री गणेश जो थे उनके आशीर्वाद लिए और सेशन खत्म किया। और आज के इस सेशन में हमने देखा कि नेहा की वर्तमान परेशानियां, चाहे वो माँ के साथ कड़वे रिश्ते हो, करियर में अस्थिरता हो या फिर शादी में आ रही अड़चने, उनका बीज उसके अतीत में कहीं बोया गया था। हमने देखा कि सरिता का वो जीवन जहां महज एक गुस्से और मैं ही सही हूं की जिद ने उसे आत्महत्या के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था और उसकी आत्मा को उसी पेड़ की यादों में बांध रखा गया था। आपको याद है सेशन से पहले उसको पोर्टल में एक लेडी दिखी थी पेड़ के पास, वो खुद वही थी। और रानी वीर सिंह, वो जन्म जहां के उसकी महत्वाकांक्षा और अपनों के साथ किए गए धोखे ने उसको मार दिया। और अंत में उस तंत्र क्रिया और उस चाचा के गुस्से का असली कारण भी हमने जाना, जो सदियों पहले एक गडरिये की हत्या से शुरू हुआ था। इस पूरे सेशन में हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने मिली वो यही है, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि कभी-कभी हमारा स्वभाव ही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। जब हमारे भीतर एक अहंकार आ जाता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं और हम अपनों की ही सलाह को ठुकरा देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो हम सब अनजाने में ऐसे कर्मों का जाल खुद ही बुन लेते हैं जिनको काटने में कई जन्म निकल जाते हैं। नेहा के केस में हमने ये सीखा कि रिश्तों में संवाद जरूरी है। अपनी माँ से दूरी बनाने के बजाय अगर वो उससे बात करे तो शायद आज की ये जो टॉक्सिक स्थिति है वो बदल सकती है। और धैर्य ही शक्ति है। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। जब तक हम अपने किए गए जो चीजें हैं, जो कर्म है, उनकी माफी नहीं मांगते और दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक हम उसी पुराने साए और नफरतों के बीच में कैद रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपकी जिद या आपका गुस्सा आपकी कुछ समस्याओं की वजह बना हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि नेहा अपनी अब इन गलतियों से सीख कर आगे अपनी जो जिंदगी है उसकी नई शुरुआत कर पाएगी, या फिर वो पुराने पैटर्न्स उसी को ही फॉलो करेगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई आत्मा के सफर के साथ में, सिर्फ सितारा स्पीक्स पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने अंदर के उस स्वभाव को जरूर पहचाने जो शायद आपके विकास को रोक रहा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।